हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ग्रोइंग अप एज ए लर्नर यानी अधिगमकर्ता के रूप में विकास, जिसकी यूनिट 1 चल रही है। इस यूनिट में हम पहले भी 2 से 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और अगर आपने हमारी वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रतिभाशाली बालकों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे प्रतिभाशाली बालक के बारे में, फिर प्रतिभाशाली बालकों की क्या परिभाषाएं हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी पहचान क्या है और इनको कैसी शिक्षा व्यवस्था दी जानी चाहिए, इन्हें कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। हम इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पहले जान लेते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी ने ये क्वेश्चन पहले कैसे पूछा हुआ है। तो आपकी यूनिवर्सिटी पूछती है कि प्रतिभाशाली बालक से आप क्या समझते हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और आप इनकी शैक्षिक व्यवस्था कैसे करेंगे। और ये आपसे 2007 में पूछा गया है। फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट करके घुमा के आपसे पूछ लिया कि प्रतिभाशाली बालक कौन होता है। बस लैंग्वेज चेंज करिए और कुछ नहीं है भाई। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए कैसी व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर ये आपसे 2018 में पूछ लिया, यही कोई 4 साल पहले। और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालक की 2 विशेषताएं लिखी हैं। हमने इन तीनों क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया हुआ है, वो भी बहुत अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चाइल्ड, जो बालक सामान्य बालकों से बुद्धि में काफ़ी अच्छे होते हैं, है ना, और उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि स्तर के संबंध में सभी मनोवैज्ञानिक एकमत नहीं हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक उन बालकों को प्रतिभाशाली बालक मानते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि यानी IQ 120 से अधिक होती है, जबकि अन्य मनोवैज्ञानिक प्रतिभाशाली बालकों के लिए कम से कम 140 IQ की आवश्यकता को मानते हैं। यानी कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे बालक प्रतिभाशाली होंगे जिनकी बुद्धि लब्धि 120 हो या उससे अधिक हो, और कुछ का कहना है ऐसे बालक होंगे प्रतिभाशाली जिनकी बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक हो, कम से कम 140 तो हो ही हो। प्रतिभाशाली बालकों में 180 और 190 बुद्धि लब्धि वाले बालक भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बालक बहुत कम मिलते हैं, 2-4%, है ना। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि प्रतिभाशाली बालक बुद्धि के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी सामान्य बालकों से आगे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आता है, तो वो सामान्य बालकों से अच्छे हैं। पर उन्हीं बच्चों में 1-2 बच्चे ऐसे भी मिल जाएंगे जो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। वो अपने एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे से आपको समझा पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को समझ पा रहे हैं, और हर चीज़ में आस पास पड़ोस के बच्चों से, अपने विद्यालयों के बच्चों से हर चीज़ में अच्छे हैं, हर फील्ड में। तो ऐसे बालकों को ही हमने प्रतिभाशाली बालक कहा है। फिर प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषाएं देखिए, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली बालकों की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें कुछ 2 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हमने आपके लिए छांट के यहाँ रखी हैं, और ये दोनों ही आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी गई हैं, तो आपको इन्हें बहुत ही ध्यान से समझ लेना है। पहली है कोलेस्निक के अनुसार। कोलेस्निक कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक शब्द का प्रयोग उन प्रत्येक बालकों के लिए किया जाता है जो अपने आयु स्तर के बालकों से किसी योग्यता में श्रेष्ठ होते हैं। यानी कोलेस्निक ने कहा कि प्रतिभाशाली शब्द उन्हीं बच्चों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो अपने आयु वर्ग यानी जो सेम एज के बच्चे हैं, सेम एज के, उनसे किसी न किसी योग्यता में श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं उनसे। दूसरा, टर्मन एंड ऑर्डन के अनुसार। टर्मन एंड ऑर्डन कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन यानी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उनका, सामाजिक समायोजन सोशलाइज्ड, और व्यक्तित्व के गुण, विद्यालय उपलब्धि एवं रुचियों की बहुरूपता आदि में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तो टर्मन एंड ऑर्डन ने यही बात कही कि उनका शारीरिक गठन यानी जो बॉडी शेप है वो अच्छी होगी, वो सोशलाइज होंगे, उनके गुण अच्छे होंगे और उनकी विद्यालय में उपलब्धियां भी अच्छी होंगी। फिर है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। देखिए, प्रतिभाशाली बालकों में ज्ञानेंद्रियों का विकास
सामान्य बालकों की तुलना में अधिक होता है। उनकी विशेषताओं का पहला पॉइंट यही है कि जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं उनकी ज्ञानेंद्रियां बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। वो किसी भी चीज़ को भली भांति समझ पाते हैं, देख पाते हैं और उससे वो रटने से ज़्यादा समझने पर बल देना चाहते हैं, है ना। उनका माइंड शार्प होता है। दूसरा पॉइंट है प्रतिभाशाली बालकों का झुकाव सरल कार्यों की अपेक्षा कठिन कार्यों की ओर अधिक होता है। यानी प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं ना, वे किसी भी आसान काम को करने से अच्छा वो समझते हैं कठिन काम को करना और उस कठिन काम को जल्दी से जल्दी निपटा लेना भी। फिर थर्ड पॉइंट है प्रतिभाशाली बालकों में सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक आत्मविश्वास होता है। फोर्थ पॉइंट प्रतिभाशाली बालकों का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावशाली होता है। वे जिससे बात करते हैं, जिससे मिलते जुलते हैं, उसका दूसरे बच्चे पर या जो होते हैं जिससे वो बात कर रहे हैं उस पर एक इफेक्ट पड़ता है, वो प्रभाव पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है प्रतिभाशाली बालक रटने की अपेक्षा, यहाँ रखने नहीं रटने आएगा, समझने पर अधिक बल देते हैं। यानी वो किसी भी चीज़ को रटते नहीं, रट्टू तोता नहीं बनते, वो समझने पर अधिक बल देते हैं। सिक्स पॉइंट है प्रतिभाशाली बालक जल्दी चलना और बोलना सीख जाते हैं। यानी वो छोटी उम्र में जब होते हैं वो बहुत ही जल्दी चलने लगते हैं, 9, 10, 11 महीने के चलने लगते हैं और थोड़ी और उम्र बढ़ने के साथ साथ वे बोलना भी सीख जाते हैं। 7 पॉइंट है प्रतिभाशाली बालक सर्वत्र यानी हर ओर से जिज्ञासु यानी ज्ञान की इच्छा रखना, जानने की दृष्टि रखते हैं और उनकी ज्ञान पिपासा कभी शांत नहीं होती। यानी ज्ञान का ग्रहण करना पिपासा वो कभी भी शांत नहीं होती। वे चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिलते रहें और वो हर चीज़ को सीखते रहें। ऐसे ही प्रतिभाशाली बालक जिज्ञासु होते हैं, इसका मतलब यही है। 8th पॉइंट है प्रतिभाशाली बालकों की रोचक का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। ठीक है, ऐसे बालक कला, संगीत, नृत्य, भाषण और अन्य साहित्यिक क्षेत्रों में अपनी रुचि दिखाते हैं। यानी ऐसे बालक बहुत ही रोचक प्रवृत्ति के होते हैं वो, और हर फील्ड में अपनी रुचि प्रदर्शित करते हैं और उन्हें सीखना चाहते हैं। 9th पॉइंट है प्रतिभाशाली बालक अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक, मिलनसार व मित्र बनाने में दक्ष होते हैं। यानी प्रतिभाशाली बालक ऐसे होते हैं जो सोशलाइज होते हैं, हर किसी से मिलना पसंद करते हैं और जिससे भी मिलते हैं उसे अपना मित्र बना लेते हैं। उनमें ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर इसके बाद एक पॉइंट बनता है कि आखिर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे की जाएगी। आपके आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, आप कोई भी किसी को भी तो आप प्रतिभाशाली नहीं कह देंगे कि ये गिफ्टेड है बच्चा, ऐसे नहीं कह देंगे। अब उसकी पहचान करना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है कि ये प्रतिभाशाली है या सामान्य है या फिर मंद बुद्धि का है। ये पता लगाने के लिए बहुत सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्रत्येक विद्यालय में प्रतिभाशाली बालक होते हैं, लेकिन उनको पहचानना सरल काम नहीं है। इसके लिए शिक्षक को यानी टीचर को विभिन्न विधियों और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, करना पड़ता है। यदि ऐसे बालकों की पहचान ना की जाए तो उनकी योग्यता और प्रतिभा दबी रह जाएगी, वो उभर कर सामने नहीं आएगी। ऐसे बालकों की पहचान के लिए शिक्षक द्वारा कुछ प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें पहली विधि है बुद्धि परीक्षण। ये भी आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपसे पूछ ली जाती है कि बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो बुद्धि परीक्षण प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए यह है एक प्रमुख विधि है। शिक्षक व्यक्तिगत रूप से यानी सिर्फ उसी से या फिर सामूहिक रूप से किसी भी प्रकार की बुद्धि परीक्षण की सहायता से, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, टाइप हो गया, बालक की बुद्धि की परीक्षा कर सकता है। यानी बुद्धि परीक्षण में शिक्षक क्या करता है, बच्चे से क्वेश्चन पुट अप करता है और या तो वो उससे अकेले में पूछेगा, मतलब सिर्फ उससे अकेले से, या फिर वह ग्रुप वाइज उससे पूछ लेगा और उसके आधार पर निर्धारित करेगा कि इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है और ये कैसा है, वो प्रतिभाशाली है या सामान्य है। तो बुद्धि परीक्षण के आधार पर टीचर ऐसे डिसाइड करता है। दूसरा है उपलब्धि परीक्षण, यानी अब तक जो हासिल कर लिया है, पा लिया है, 10th 12th इनमें कैसी परसेंटेज है उनके अकॉर्डिंग। अब उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए उपलब्धि परीक्षण का भी प्रयोग किया जाता है। बालकों की उपलब्धियों के आधार पर उनकी योग्यता और प्रतिभा का अनुमान लगाया जाता है कि यानी अब तक इसने ऐसा किया है तो वो ऐसा होगा, यही पता लगाते हैं उपलब्धि परीक्षण में, पर ये एक सटीक नहीं होता है। ठीक है। 3rd पॉइंट है संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त सूची के आधार पर,
यानी रिलेटेड जो पर्सन्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कि वो कैसा है। देखिए, बालक के माता पिता, है ना, सगे संबंधियों, आस पड़ोसियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर भी यह पता लगाया जा सकता है कि बालक की रुचि और योग्यताएं कैसी हैं और प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जाती है। परंतु यह विधि पूर्णतः मानकों पर खरी नहीं उतरती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर क्यों नहीं उतरती है। देखिए, आपके जो सगे संबंधी होंगे, आस पड़ोसी होंगे, कोई तो आपके बारे में गलत भी बता सकता है ना, और कोई आपके बारे में बहुत अच्छे से बता सकता है कि जो आप में खूबियाँ नहीं है उनके बारे में भी बता दे। तो ये पूरी तरीके से कारगर नहीं है। अब कोई बच्चा तो ऐसा है जिसमें खूबियां हैं उसके बारे में बुराई कर दी जाए, और कोई बच्चा ऐसा जिसमें खूबियां नहीं है उसकी तारीफ कर दी जाए, तो सही डाटा नहीं आ पाएगा। इसलिए यह धारणा गलत है और यह विधि मान्यता पर खरी नहीं उतरती। फोर्थ पॉइंट है बिहान और कफ की सूची के आधार पर। यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहान और कफ ने एक ऐसी सूची बनाई जिसके आधार पर प्रतिभाशाली बालकों का पता लगा सकते हैं। इस सूची में उन्होंने कुछ गुणों का उल्लेख किया जो कि निम्न है। उन्होंने कुछ पॉइंट दिए। पहला पॉइंट है ऐसे बालक जो सब कुछ आसानी से याद कर लेते हैं, उन्होंने उन्हें प्रतिभाशाली बालक माना। दूसरा, सामान्यतः बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, मतलब वो हर काम में अपने माइंड लगाते हैं कि ऐसे कर सकते हैं तो आसानी से हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है रटने की अपेक्षा समझने को अच्छा समझते हैं। और फोर्थ पॉइंट है कठिन कार्य को आसानी से कर लेते हैं। आदि आदि, यहाँ आदि आदि नहीं आदि आदि आएगा, आज बहुत सारी मिसप्रिंटिंग्स हैं, माफ़ी चाहेंगे। फिर है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि प्रतिभाशाली बालक कौन कौन है, कैसे कैसे हैं। अब उन्हें पता लगाना ही काफ़ी थोड़ी है, अब उन्हें इकट्ठा करके एक जगह ला के हमें उन्हें अच्छे से ट्रीट भी तो करना, सिखाना भी तो है। तो अब उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये पता लगाते हैं हम इसमें। देखिए, किसी भी राष्ट्र का भविष्य प्रतिभाशाली बालकों के विकास पर निर्भर करता है। जैसा उनका विकास होगा राष्ट्र का भविष्य भी वैसा ही होगा, उन पर डिपेंड करता है। अब इन बालकों की प्रतिभा के अनुसार इनको उन्नति के अवसर दिए जाने चाहिए। विद्यालय में इनकी शिक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इनको सभी योग्यताओं का विकास हो और आगे चलकर यह बच्चे अच्छे नेता बने, विद्वान बने, वैज्ञानिक बने, ताकि नई नई खोजें हों, साहित्यकार बने, लेखन क्षमता का विकास हो, सेना नायक बने और समाज सेवी बने, ताकि हर फील्ड में हमारा भारत देश आगे हो, क्योंकि करना सब कुछ देश के लिए ही है भाई। अब इन बालकों की शिक्षा व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट है विशेष प्रकार की कक्षाओं की व्यवस्था, यानी बच्चों के लिए एक अलग टाइप की कक्षाएं होनी चाहिए। देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए कक्षाएं इस प्रकार की हों जहां उनकी मानसिक भूख की शांति होती रहे, यानी ऐसी कक्षाएं हों जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और उनकी भूख जो ज्ञान ग्रहण करने की उसकी शांति होती रहे, जो कि कभी शांत होगी नहीं, और उनकी तीव्र बुद्धि को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो और वो भली भांति सीख पाएँ। इस प्रकार की कक्षाएं प्रतिभाशाली बालकों के लिए होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण हो, यानी सिलेबस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, करिकुलम ज़्यादा से ज़्यादा हो, विस्तृत हो। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे वो वैदिक ज्ञान प्राप्त करें और अपनी योग्यताओं का विकास कर सकें, मतलब पहले का ज्ञान को जानें और जो वर्तमान ज्ञान है उसको भी प्राप्त करें। वैदिक और वर्तमान कर लेना है, ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपनी योग्यताओं का विकास कर सकें। अगला पॉइंट है विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग। अब देखिए, सिर्फ समझाना सिखाना ही आवश्यक नहीं है, किस प्रकार समझाना है ये भी जरूरी है। आप किसी भी चीज़ को जानते हो तो वो केवल आप में सिमटी हुई है। आप जब तक सामने वाले को वो चीज़ समझा नहीं पा रहे तो आपकी जानना वो बेकार है। सामने वाले बच्चे के लिए ज़रूरी है ही नहीं, आप में तो नॉलेज है, अगर आपने वो बात बच्चे को नहीं समझा पाए तो क्या फ़ायदा आपके ऐसी नॉलेज का। आप ये नॉलेज आप बच्चे को कैसे समझा पाएंगे? उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करके, यानी टीचिंग मेथड्स के थ्रू। अब देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए इस प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए जो उनके लिए उपयोगी व कारगर हो, जिससे वे विषय वस्तु को समझ सकें तथा उन्हें रटने पर बल ना देना पड़े। यानी बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाए कि वो रटे ना बिल्कुल भी, वो उस बात को समझे और उन्हें अप्लाई कर पाएँ। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए।
फिर है योग्य व प्रतिभाशाली शिक्षक। अब जब बच्चे प्रतिभाशाली हैं तो उनकी भूख को शांत करने के लिए शिक्षक भी प्रतिभाशाली होना चाहिए। तो प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने के लिए अनुभवी विद्वान और अत्यंत प्रतिभाशाली टीचर्स की आवश्यकता होती है। ऐसे योग्य शिक्षक ही बालकों की क्षमता के अनुसार उन्हें शिक्षा दे पाएंगे और उनके लिए सहायक होंगे। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षक भी प्रतिभाशाली होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है आपने 10वीं 12वीं पास बच्चे को मतलब 10वीं 12वीं पास शिक्षक को उसे पढ़ाने के लिए बच्चे को दे दिया, अब वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है और टीचर उन्हें बता नहीं पा रहा, तो ये तो बेकार है, मामला झंड हो जाएगा यहाँ तो। फिर इसके बाद हैं कुछ अन्य सुविधाएं। अब प्रतिभाशाली बालकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति यानी वजीफा वगैरह जो होता है, स्कॉलरशिप्स, उन्हें दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीद सकें और अपनी पढ़ाई में उनके लिए हेल्प हो सके। उन्हें विद्यालय में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व वाले कार्य को दिया जाना चाहिए जिससे वो उस कार्य को संभालना सीख सकें और अपनी प्रतिभा का परिचय दे सकें और वे उनकी प्रतिभा में समय के अनुसार निखार आता रहे और वो एक अच्छे व्यक्तित्व वाले पर्सन बने जिससे हमारे देश का विकास हो सके और हमारा देश आगे बढ़ सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।